चलो आज देखेंगे हमारा पार्ट 9 जो है हमारा मॉडल नंबर 5 का बैटरीज एंड सोलर सेल। इससे पहले हम 4 मॉडल कवर कर चुके हैं और 8 पार्ट में हमने उसको कवर किया है। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी द्वारा जो दिए गए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी इंपॉर्टेंट न्यू क्वेश्चन का पार्ट 9 जो है मॉडल नंबर 5 का बैटरीज एंड सोलर सेल। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमको आने वाले हैं आईटीआई के फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के सीबीटी एग्जाम में, और बहुत से एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं। हमारे अप्रेंटिसशिप में भी यही एग्जाम आएंगे और जेईई के अंदर भी यही क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ बैटरी इज रॉन्गली कनेक्टेड ऑन चार्ज। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर बैटरी गलत तरीके से चार्ज पर लगा दिया जाए तो क्या होगा, है ना। तो गलत तरीके से लगा देना मतलब बैटरी की पोलैरिटी होती है, बरोबर। बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। तो जब हम इसको चार्ज पे कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो चार्जर के जो वायर आएंगे तो जो रेड वायर है वो पॉजिटिव पे आना चाहिए, बरोबर, और जो ब्लैक वायर है वो आना चाहिए निगेटिव पे। तो ये इसका राइट कनेक्शन है जिससे हमारी बैटरी चार्जिंग होगी। लेकिन अगर हमने कनेक्शन उल्टे कर दिए, इधर हमने जो है वो निगेटिव लगा दिए और इधर हमने पॉजिटिव लगा दिए, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो बैटरी है ये निगेटिव चार्ज की तरफ बहुत ही तेजी से अट्रैक्ट होंगी और इसके इलेक्ट्रॉन बहुत ही अधिक गति से प्रवाहित होंगे, जिसके कारण जो है बैटरी के अंदर बहुत ही अधिक धारा ये खींचेगा और ये बैटरी हीट भी होंगी, है ना। तो रिवर्स कनेक्शन के दौर अगर हम इस तरीके से रिवर्स पोलैरिटी लगाते हैं तो उसको ही कहा जाता है कि रॉन्गली कनेक्ट ऑन चार्ज। तब ये प्रॉब्लम यहाँ पर हमको देखने मिलेगा कि यहाँ पर बहुत ही अधिक धारा खींचे जाए। नंबर 2, विच इज यूज्ड एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल। ड्राई सेल आपने देखा होगा, उसके अंदर एक रॉड होती है, वो जो रॉड होती है वो काम करती है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का। इसमें क्या पूछा गया है कि ड्राई सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किस पदार्थ का यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है कार्बन का। इसके अंदर हमको एक रॉड मिलती है और वो रॉड किसकी बनी हुई होती है, कार्बन की बनी हुई होती है, बरोबर। और जिंक का एक कंटेनर होता है वो काम करता है एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सी ऐसी युक्ति है जो धूप को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है या फिर बदलती है। तो हमने अभी देखा है हमारे जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल क्या करते हैं, वो धूप को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो फोटो वोल्टाइक सेल होते हैं अपने, वो फोटो वोल्टाइक सेल ही जो सेल को ही हम क्या बोलते हैं, सोलर सेल बोलते हैं, बरोबर। तो ये फोटो वोल्टाइक सेल के ऊपर जब धूप गिरती है तो हीटिंग की वजह से इसके अंदर से करंट प्रवाहित होने लगता है। तो इस तरीके से सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा फोटो वोल्टाइक सेल, ये राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच सेल इज मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड इन डिजिटल वॉचेस। तो डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः या जनरली कौन सा सेल इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में ये पूछा गया है। तो यहाँ पर लिथियम सेल भी यूज होता है, मर्क्यूरी सेल भी यूज होता है, सिल्वर ऑक्साइड सेल भी यूज होता है। लेकिन इसके अंदर हमको क्या पूछा गया है कि सामान्यतः कौन सा सेल यूज होता है। तो सामान्यतः मर्क्यूरी सेल यूज होता है। आपने देखा होगा घड़ी के अंदर इस तरीके से एक चपटा बटन जैसा सेल आता है ना, उसको हम मर्क्यूरी सेल कहते हैं। तो वही मर्क्यूरी सेल इसके अंदर यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन लीड एसिड बैटरी कैन बी रेक्टिफाइड। मतलब सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। तो यहाँ पर ये हिंदी में बताया गया है कि कैसे जाना जाता है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोला है कि हम उसको कैसे रेक्टिफाइड करेंगे, यानी कि उसका निवारण हम कैसे करेंगे। तो पहले हम ये जान लेंगे कि जो हार्ड सल्फेशन है वो किसे कहते हैं। तो हार्ड सल्फेशन दोष जो लीड एसिड बैटरी के अंदर होता है, अगर बहुत ही लंबी अवधि के लिए या कुछ हफ्तों या महीनों तक अगर बैटरी को डिस्चार्ज अवस्था में अगर छोड़ दिया जाए तब उसके अंदर ये दोष आता है। मतलब उसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो कड़ा होने लगता है। कड़ा मतलब सूखने लगता है, जिसके कारण ये हार्ड सल्फेशन दोष आता है। जैसे हमने देखा है कि हमारा जो आटा होता है रोटी बनाने का, गीला आटा, अगर उसको हम कुछ देर रख देंगे तो क्या होगा, वो आटा जो है वो कड़क होने लगेगा, है ना, सूखने लगेगा। तो उसी तरीके से सेम डिफेक्ट जो है वो बैटरी के अंदर आता है। अगर वो क्रिस्टल इस तरीके से वो
बन जाते हैं। तो इसके निवारण के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि बैटरी को बहुत ही लंबी अवधि के लिए बहुत ही लो करंट पर चार्जिंग पे लगाकर छोड़ देते हैं, तो उसका निवारण हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा रहेगा रिचार्जिंग द बैटरी फॉर अ लॉन्गर पीरियड एट लो करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इन्वर्टर सर्किट, मतलब ये जो परिपथ दिखाया गया इन्वर्टर का, ये कौन सा परिपथ है या फिर कौन सा सर्किट है। तो इसके अंदर हमको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो ये जो है एसीआर है, क्या है, एसीआर, सिलिकॉन कंट्रोलेड रेक्टिफायर। तो इस डिवाइस को देखकर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा टाइप का इन्वर्टर है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, एसीआर यूजेड इन्वर्टर, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। माइकल फैराडे ने इसके लिए भी दो नियम बताए हैं। तो जिसके अंदर जो हमारा पहला जो नियम है, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जमा या मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें से प्रवाहित विद्युत या फिर आवेश की मात्रा के सीधे अनुपात में होता है। जो हमारा द्रव्यमान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम कूलम में नापते हैं, बरोबर। तो इसको जब हम हल करेंगे, देखो यहाँ पर क्यू हम कैसे नापते हैं, क्यू जो नापते हैं हम करंट गुना टाइम, बरोबर। तो जब हम इसको फार्मूले में रखेंगे एम इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो इसके साथ एक इक्विवेलेंट भी यूज हो जाएगा जेड। जेड क्या होता है, जेड एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है जो हर पदार्थ के लिए अलग अलग है। जैसे हम अगर इलेक्ट्रोड की जगह पे सिल्वर यूज करेंगे, कॉपर यूज करेंगे, तो उसका हर एक का इक्विवेलेंट केमिकल का अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पर फिर ये फार्मूला क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू, एम के बाद अपना आ जाएगा जेड, उसके बाद फिर जेड गुना करंट, उसके बाद फिर करंट गुना टाइम, बरोबर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बी है ये राइट आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लीड एसिड बैटरी, मतलब लीड एसिड बैटरी के अंदर जो विद्युतीय अपघटक है वो कौन सा उपयोग किया जाता है, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लीड एसिड बैटरी के अंदर जो उसका जो पानी होता है, लिक्विड बोलते हैं ना, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, तो वो यूज होता है हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन सिलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर। बैटरी चार्जर को हमने देखा है, उसके अंदर जो एक वोल्टेज सिलेक्ट करने का स्विच भी होता है और एक करंट सिलेक्ट करने का स्विच भी होता है, लेकिन वो होता है एकदम बिल्कुल फाइन सिलेक्टर। मतलब फाइन सिलेक्शन मतलब जैसा 1 एम्पियर के बाद डायरेक्ट 5 एम्पियर नहीं आएगा। अगर अपनों को कोई बैटरी 1.2 पे भी चार्ज करनी हो करंट पे, तो उतना एम्पियर भी हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग, ये राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, मतलब चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। देखो इससे पहले भी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की बात की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, अगर किसी पदार्थ का वो द्रव्यमान जो 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त या फिर जमा होता है ना। मुक्त कब होगा, जब डिस्चार्जिंग होगी, और जमा कब होगा, जब चार्जिंग होगी, बरोबर। तो 1 सेकंड तक 1 एम्पियर करंट प्रवाहित करने पर जो उसका द्रव्यमान जमा होता है या मुक्त होता है, उसको हम उस पदार्थ का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। तो यहाँ पर इन सबका दिया गया है। तो चांदी के लिए कितना है, 1.118 माइक्रोग्राम है ना। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर। Question number 12. What is the effect if one cell is connected with reverse polarity in parallel combination circuit? मतलब इसमें क्या बताया गया है कि दो बैटरी जो है वो पैरेलल में कनेक्ट है, जिसमें से अगर एक बैटरी रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट हो जाए तब क्या प्रभाव या फिर क्या इफेक्ट होगा, वो इसके अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पर जैसे दो बैटरी है, तो अगर ये रिवर्स पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव के साथ
निगेटिव, और इस निगेटिव के साथ ये पॉजिटिव टर्मिनल अगर कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने देखा कि शॉर्ट सर्किट का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि पॉजिटिव और निगेटिव बिना प्रतिरोध के आपस में मिल जाना शॉर्ट सर्किट कहलाता है, बरोबर। और फेज और न्यूट्रल बिना प्रतिरोध के आपस में मिल जाना, विदाउट रेजिस्टेंस अगर मिल गए तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से हो रहा है ना, पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्ट आपस में मिल जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल गेट शॉर्ट सर्किटेड, तो यह शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 13, विच एपरेटस इज यूज्ड टू चेक द चार्जिंग कंडीशन ऑफ वोल्टेज इन बैटरी। मतलब बैटरी के अंदर अगर हमको चार्जिंग की कंडीशन चेक करनी है तो हम कौन से एपरेटस का इस्तेमाल करेंगे, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो बैटरी की चार्जिंग अवस्था चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया जाता है, मतलब शंट में लगाया जाता है। तो जब बैटरी के हम दो पोल को कनेक्ट करते हैं तब इसके अंदर से बहुत ही अधिक मात्रा में हाई रेट में मतलब करंट पास होता है, और इसके पैरेलल में क्या कनेक्ट रहता है, वोल्ट मीटर रहता है। तो इस वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग होती है चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ओवर चार्जिंग। तो वो हमको चार्जिंग कंडीशन इस हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर के द्वारा पता चल जाता है। तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक नेगेटिव प्लेट इन लीड एसिड बैटरी। बैटरी के अंदर जो प्लेट्स होते हैं तो उसके अंदर की जो नेगेटिव प्लेट होती है वो किस मटेरियल के द्वारा बनाई जाती है, वो इसके अंदर पूछा गया है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, स्पॉन्ज लीड, इसका इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव प्लेट बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन नेगेटिव प्लेट ऑफ लीड एसिड बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। मतलब लीड एसिड बैटरी के अंदर डिस्चार्जिंग के टाइम में नेगेटिव प्लेट के ऊपर क्या रासायनिक क्रिया होंगी, उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो, इसमें बताया गया है कि डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों की जो प्रतिक्रिया होती है वो पलट जाती है। एनोड है, एनोड जो है वो सल्फेट आयनों के साथ प्रतिक्रिया करके लीड सल्फेट बनाता है, बरोबर। और सेम यही प्रतिक्रिया भी होती है हमारे नेगेटिव प्लेट के साथ, ये भी जो के साथ प्रतिक्रिया करके लीड सल्फेट बनाता है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इफ द बैटरी इज टू बी चार्ज्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट हाई रेट। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि बहुत ही कम टाइम के लिए अपनों को चार्जिंग को बहुत ही कम समय के लिए उच्च दर की धारा अगर उसके अंदर से प्रोवाइड की जाए तो उस चार्जिंग को क्या कहा जाता है, या फिर उस चार्जिंग के जो मेथड है उसको क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करना है और हाई रेट पे करना है, बरोबर। जिस तरीके से अभी हमारे मोबाइल में जो चार्जर आ रहे हैं तो वो चार्ज कितनी फास्ट चार्जिंग कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो बहुत ही स्पीड में वो 70 तक जाता है ना। क्यों जाता है, क्योंकि उसके अंदर से स्टार्टिंग में हाई करंट पास होता है। तो उस चार्जिंग मेथड को हम कहते हैं बूस्ट चार्ज मेथड। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नंबर 17, इन विच मेथड द बैटरी इज चार्जेड एट लो करंट फॉर लॉन्ग पीरियड। मतलब कौन सा ऐसा मेथड है जो लंबे समय तक चार्जिंग पे रखते हैं और बहुत ही निम्न विद्युत धारा उसको दी जाती है, मतलब बहुत ही लो करंट उसको दिया जाता है। तो इससे पहले हमने देखा कि जो हमारा हार्ड सल्फेशन दोष होता है, जब हम किसी बैटरी को बिना चार्ज किए डिस्चार्जिंग अवस्था में कई दिनों तक रख देते तो हार्ड सल्फेशन दोष उसके अंदर आ जाता है। तो उसको हम फिर इसी तरीके से क्या करते हैं, लंबे समय की अवधि के लिए चार्जिंग पर रख देते हैं, तकरीबन 1-2 हफ्ता, और बहुत ही कम करंट उसको देते हैं। तो उस चार्जिंग मेथड को कहा जाता है ट्रिकल चार्जिंग मेथड। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन, विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क। चलिए यहाँ पर जो सेकेंडरी सेल का लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस का, वो बताया गया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रासायनिक परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए किसी पदार्थ के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये हमारा द्वितीय नियम है इलेक्ट्रोलाइसिस का, और ये हमारा जो नियम है ये दिया गया है फैराडे के, माइकल फैराडे के द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर। तो ये नाम उनके ऊपर ही पड़ गया है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इफेक्ट काउजेज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड।
मतलब द्रव्यों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमने देखा इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हीटिंग इफेक्ट, तो हीटिंग इफेक्ट तो नहीं होता है। हीटिंग इफेक्ट अपना नाइक्रोम पदार्थ के द्वारा होता है, ये अपना लैम्प के द्वारा होता है, और ये अपना इंडक्टिव लोड के द्वारा होता है, कॉइल के द्वारा। तो जो हमारा केमिकल इफेक्ट है, ये इफेक्ट होता है जब किसी लिक्विड के अंदर से करंट पास किया जाए, हमको वो आसानी से दिख भी जाता है, जैसे उसके अंदर से बबल्स बनेंगे, बबल्स निकलेंगे, बराबर। तो वो क्या होता है, केमिकल इफेक्ट कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। देखो इससे पहले उसने जो पूछा था वो सिल्वर के लिए पूछा था, अभी किसके लिए पूछा है, कॉपर के लिए। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर जो बताया गया है 10⁻⁻7 बताया है, बरोबर। लेकिन अगर हम इसको mg में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻6 आएगा, है ना। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, फिर 1 पॉइंट हमको पीछे जाना पड़ेगा, तो ये आएगा 0.329 माइक्रोग्राम पर कूलोम। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल, वोल्टेज ऑफ अ सेल इफ लोड इंक्रीजेस। मतलब जो लोड अगर हम बढ़ाते जाएंगे तब टर्मिनल वोल्टेज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे अभी इसके ऊपर एक लोड लगाया हुआ है, अगर इसके साथ और अधिक एक लोड हम कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर इसके द्वारा भी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना। जितना भी लोड कनेक्ट करेंगे वहां पर क्या होगा, लोड ड्रॉप होगा, और वो उसको हम क्या बोलते हैं, I/R बोलते हैं, बरोबर। और ये टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज क्या रहते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम नाप रहे हैं, बरोबर, तो इनके बीच में जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। और जो भी लोड लगा हुआ है, वो लोड के अंदर से जो भी करंट और वोल्टेज, करंट प्रवाहित हो रहा है, उसके द्वारा क्या होता है कि वो खपत हो जाता है ना। उसका जो खुद का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके द्वारा वो वोल्टेज और करंट का खपत होता है, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। जैसे अगर हम 20 वोल्टेज दिए, तो अगर इसके द्वारा एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो अगर हम 2 लगा दिए तो क्या होगा, 2 वोल्टेज ड्रॉप होगा, बरोबर। तो उसको हम क्या करेंगे कि जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें से 2 माइनस हुए ना, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना बचा, 18। अगर 1 माइनस करते, एक ही वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना बचता, 19। तो जितना अगर हम लोड बढ़ाएंगे यहाँ पर, उतना ही क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा, और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने की वजह से टर्मिनल वोल्टेज घटता जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर जो है हमारा इसका सर्किट बताया है, इसके अंदर जो कैथोड होता है वहाँ पर रिडक्शन होता है, मतलब यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं, बरोबर। और जो हमारा एनोड प्लेट होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होने की वजह से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण, उसके द्वारा यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से लूज होते हैं, है ना। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज स्पेसिफाइड, मतलब बैटरी की जो क्षमता है वो कैसे बताई जाती है, ये पूछा गया है। तो हमने बैटरी के ऊपर देखा है कि उसकी जो कैपेसिटी होती है वो लिखी हुई होती है, जैसे 150 एच, है ना, इस तरीके से दी होती है ना। अपने घर में इन्वर्टर की बैटरी होंगी, उस पर भी अगर तुम देखेंगे तो यहाँ पर उसकी रीडिंग दिख जाएंगी। तो एच का मतलब क्या होता है, एम्पियर गुना आवर, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर हम इसमें से 3 एम्पियर प्रोवाइड करेंगे तो कितने घंटे चलेंगी, 50 घंटे चलेंगी, है ना। इस तरीके से हम एम्पियर को आवर से डिवाइड करके भी पता। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन अ लीड एसिड बैटरी। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो बकलिंग डिफेक्ट है लीड एसिड बैटरी में वो क्या है और किस तरीके से होता है, वो इसके अंदर पूछा गया है। तो देखो, अगर हम किसी बैटरी को उसकी जो रेटिंग करंट है उससे अगर बहुत ही अधिक करंट उसको दे चार्जिंग के टाइम पे, या फिर बहुत ही अधिक करंट उससे ले डिस्चार्जिंग के टाइम पर, तब उसकी जो प्लेटें होती है वो प्लेटें आपस में क्या होती है, सिकुड़ती है या फिर बेंड हो जाती है, बरोबर। जिसके कारण तो 2 प्लेटें आपस में टच होने की वजह से शॉर्ट सर्किट भी होता है। तो उस प्लेटों का सिकुड़ना या फिर बेंड होना ही बकलिंग डिफेक्ट कहलाता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए रहेगा, बेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, ये राइट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ये सभी सेल है, ये कौन सी कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, ये सब जुड़े हैं
पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज समान रहते हैं लेकिन इनकी जो क्षमता होती है एम्पियर की वो बढ़ जाती है, बरोबर। तो यहाँ पर ये कितना वोल्टेज मिलेगा अपने को इसके अक्रॉस 1.5 वोल्ट ही मिलेगा। अगर ये सब सीरीज में कनेक्ट होते तो फिर ये क्या होता है, ये प्लस होते जाते, जैसे 1.5 और 1.5 3 वोल्टेज हो जाते है ना। इसमें करंट सेम रहता, इसमें वोल्टेज सेम है, इसमें करंट बढ़ता है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो मॉडल नंबर 5 था वो भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।